हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। इस वीडियो में एंटर होते ही आपको ऐसा लग सकता है कि हम कोई हिस्ट्री का लेक्चर तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की बुक से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ क्रोनोलॉजी तैयार करके रखी है जिससे हमें ये पता चल सके कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कब आई, कैसे आई, उसने इंडिया की ज़मीन यानी इंडिया की टेरिटरी पे कैसा कब्जा किया और उस टेरिटरी को रूल करने के लिए किस तरीके से लॉ बनाए। क्योंकि हमारे यहाँ कोई लॉ मेकिंग प्रोसेस नहीं होती थी, ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है ये हमने ब्रिटिश लोगों से ही सीखी है। 1600 द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से परमिशन लेके। ये ईयर हमें याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस विजिटेड मुगल कोर्ट ऑफ जहांगीर। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी के प्री में पूछा गया है कि वो पहला इंग्लिश व्यक्ति कौन था जो मुगल दरबार में हाजिर हुआ था या प्रस्तुत हुआ था। तो वो पहला व्यक्ति कैप्टन विलियम हॉकिंस था जो मुगल बादशाह जहांगीर के राज दरबार में उपस्थित हुआ था। कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर से कुछ व्यापारिक संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस और जहांगीर के बीच व्यापारिक बातचीत कुछ आगे नहीं बढ़ सकी और कैप्टन विलियम हॉकिंस को निराश होकर लौटना पड़ा। लेकिन ब्रिटिश लोगों की निराशा यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निराशा बहुत दिनों तक नहीं रही और ईयर 1609 में एम्परर जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये परमिशन दे दी कि आप लोग सूरत के तट पे अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 1609 एम्परर जहांगीर इशूड फरमान परमिटिंग द इंग्लिश टू इस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत। अगला इंपॉर्टेंट ईयर है 1615। सर थॉमस रो वॉज सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग 2 फरमान फ्रॉम द मुगल कोर्ट। देखिए जी, ब्रिटिश लोगों की जो व्यापारिक गतिविधियां थी वो भारत में बढ़ती जा रही थी और मुगल बादशाहों को ऐसा लगा कि इनके व्यापारिक गतिविधियों से हमें भी कुछ लाभ हो सकता है। तो सन 1615 में सर थॉमस रो को कुछ और व्यापारिक छूट दे दी गई 2 रॉयल फरमान यानी 2 जो राजशाही फरमान होते थे उसके द्वारा। 1717 the English obtained a number of trade concessions from the Mughal Emperor Farrukhsir after the emperor was cured of a painful disease by the English surgeon William Hamilton। ईयर 1717 में मुगल रियासत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिश लोगों ने अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ यानी जो व्यापारिक गतिविधियाँ थी वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ जब मुगल बादशाह फर्रुखशियर एक बीमारी से पीड़ित थे और उन्हें इंग्लिश सर्जन विलियम हैमिल्टन ने ठीक कर दिया। तो मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने एक गिफ्ट के रूप में, एक उपहार के रूप में कई सारे ट्रेडिंग कंसेशन यानी व्यापारिक छूट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। 1757 आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी कंपनी रिसीव्ड अनडिस्प्यूटेड राइट टू फ्री ट्रेड विद बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। ईयर 1757 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ, इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है क्योंकि सिराजुद्दौला के जो कमांडर इन चीफ होते हैं मीर जाफ़र, वो उन्हें धोखा दे देते हैं और जब कंपनी मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देती है तो मीर जाफ़र कंपनी को अनडिस्प्यूटेड ट्रेड राइट दे देता है बिहार, बंगाल और उड़ीसा के साथ ट्रेड करने में। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार करने की मोनोपोली इस्टेब्लिश हो जाती है। ईयर 1765, इसके ठीक एक साल पहले 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो चुकी थी और उस बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को, मुगल बादशाह को और अवध के नवाब को यानी इन तीनों लोगों की जो कंबाइंड फोर्सेस थी उनको ईस्ट इंडिया कंपनी हरा चुकी थी। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर जीत ली तो उसका लगभग बंगाल पे एकाधिकार हो चुका था। इसी वजह से ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी साइन हुई थी। देखिए जी, 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के मुताबिक
कंपनी को यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा में दीवानी और निजामत फंक्शन को रन करने की परमिशन मिल गई थी। दीवानी मैटर्स क्या होते हैं? दीवानी मैटर्स सिविल मैटर्स होते हैं, यानी जो रिवेन्यू से संबंधित होते हैं, कर से संबंधित होते हैं, ऐसे मामले। और निजामत मामले ऐसे मामले होते हैं जो कि क्रिमिनल मामले होते हैं, जैसे कि कहीं पे अगर विद्रोह हो गया हो तो उसे दबाने के लिए, आर्मी को मेंटेन करने के लिए और पुलिस को मेंटेन करने के लिए जो मामले होते हैं उसे निजामत मामले कहा जाता है। ईयर 1765 टू 1762 ये ईयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय बंगाल में डुअल एडमिनिस्ट्रेशन यानी द्वैत शासन की प्रणाली को लागू किया गया। अब ये द्वैत शासन की प्रणाली क्या है? ये एक बड़ी ही सिंपल सी प्रणाली थी, जिसमें कि जो दीवानी मामले होते थे उसको हैंडल करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन जो निजामत मामले हुआ करते थे उसको हैंडल करता था बंगाल का नवाब। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अल्टीमेटली निजामत मामलों पे भी अपना कंट्रोल स्थापित कर चुकी थी। यही चीज थी डुअल एडमिनिस्ट्रेशन यानी द्वैत शासन की प्रणाली। और इस डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने बंद करवाया। अब जब डुअल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म होता है तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंडिया में इनेक्ट किया जाता है। इसके बारे में मैंने एक लाइन लिख के रखी है जो कि इसका सिग्निफिकेंस भी है, और आगे हम चल के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड रेगुलेटिंग एक्ट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। देखिए जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए, अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया। तो हम पढ़ना चालू करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। लेकिन मैं इसके पहले आपको ये बता दूं कि 1773 से 1858 तक जो समय था इसे कंपनी रूल कहा जाता है। इसे कंपनी रूल इसलिए कहा जाता है कि इस दौरान भारत में शासन का जिम्मा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। लेकिन क्योंकि 1857 का विद्रोह हो चुका था यानी 1857 का रिवॉल्ट हो चुका था, इसीलिए 1858 से 1947 यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक जो भारत में समय था उसे क्राउन रूल कहा जाता है। उसे क्राउन रूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पे शासन करने का जिम्मा छीन के ब्रिटेन की महारानी को दे दिया गया, और इंडिया में जितने भी एक्ट बनते थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होके आया करते थे। तो चालू करते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, फिर हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दिस एक्ट वॉज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस। इस एक्ट की बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस है, यानी इसकी संवैधानिक महत्वपूर्णता बहुत है। कारण क्या है? इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा उठाया गया पहला कदम था, जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में फंक्शन कर रही थी उसके मामलों को रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज किया, यानी उसे मान्यता दी। इसके पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न हुआ करता था इंडिया में, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये परमिशन दे दी गई कि आप भारत के पॉलिटिकल मामले यानी राजनीतिक मामले और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को भी संभाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इंडिया में केंद्रीय शासन की व्यवस्था भी इसी एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी, और उस समय केंद्रीय शासन जो था बंगाल से संचालित होता था। अब हम कुछ इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इट डेसिग्नेटेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम। और बंगाल के गवर्नर जनरल के मदद के लिए 4 लोगों से एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बना दी गई, जिससे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का काम आसान हो सके। द फर्स्ट सच गवर्नर वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, और इसी तरह पहला जो गवर्नर जनरल हुआ वो हुआ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। It made the governors of Bombay and Madras presidencies subordinate to the Governor General of Bengal। और इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर्स हुआ करते थे बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे होने लगे। यानी कि कोई डिसीजन अगर मद्रास का गवर्नर या बॉम्बे का गवर्नर लेता है तो उसे ओवर रूल कर सकता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर ज़्यादा थी और जो गवर्नर्स हुआ करते थे मद्रास और बॉम्बे के, उनकी पावर्स कम हुआ करती थी। इस पॉइंट में इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। इस एक्ट के द्वारा एक प्रावधान किया गया जिससे कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित करी जाए। उस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता था और 3 अदर जजेस हुआ करते थे। देखिए जी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंपनी के सर्वेंट्स पे भी कुछ लिमिटेशन लगाता था। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स। देखिए जी, ये जो एक्ट था ये कंपनी के सर्वेंट्स पे लिमिटेशन लगाता था कि आप किसी भी तरह के प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं रह सकते हैं, यानी आप अपने लिए भारत के साथ कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार की ना घूस लेंगे ना ही कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे भारत के नागरिकों से। फिफ्थ पॉइंट, जो कि एक बड़ा ही जनरल पॉइंट है, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। देखिए जी, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी पे अपनी जो पकड़ थी वो मजबूत करी और एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे ये कंपनी के जो शेयर होल्डर होते थे, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे, इनकी एक बॉडी होती थी जिसे कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पे भी अपना सिकंजा जो था वो मजबूत किया और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये कहा गया कि आपके जो रेवेन्यू मामले होते हैं और जो सिविल और साथ ही साथ जो मिलिट्री मामले होते हैं उसे आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट करेंगे। यानी भारत से संबंधित जो भी मामले होंगे उसे आप खुद निपटारा नहीं करेंगे, ब्रिटिश की पार्लियामेंट में भी सूचना जरूर देंगे। अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए जिससे आपको रीसेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।